मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान किया गया। 2 पूर्व प्रधानमंत्री और एक कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया था। इस तरह से देखें तो मोदी सरकार ने जनवरी से अब तक कुल 5 विभूतियों को भारत रत्न दे दिया है। भारत रत्न में पहला नाम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का है। मूल रूप से संयुक्त आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना के निवासी इस नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में याद किया जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। जो 1991 से 1996 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो एक कुशल स्टेट्समैन और राजनेता के साथ साथ कई भाषाओं के विद्वान भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करते हुए काफ़ी खुश हैं और कहा कि उन्होंने भारत की तेज़ प्रगति की नींव रखी, देश को मुश्किल दौर से निकाला और सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को विरासत को आगे बढ़ाया। वहीं भारत रत्न मिलने के बाद नरसिम्हा राव का परिवार बहुत खुश है। नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष और बेटी सुरभि वाणी देवी ने कहा है कि ये सपने सच होने जैसा है और परिवार बहुत खुश है। This is very great, happy moment, great recognition the services rendered by Sri P.V. Narasimha to the nation. Because if you go through the days, that 5 years, 91 to 95, 96, so that was a very crucial age, crucial time in Indian history. But he has solved all the problems and I feel very, very emotional at this point of time because we have been expecting that the Bharat Ratna will be delayed, but due to the efforts of the Bharatiya Janata Party Telangana, especially Kishan Reddy ji, Bandi Sanjay ji, Dr. Lakshman and other leaders who have been constantly requesting, who have been constantly telling to the party high command that the contributions of Narasimha Rao should be recognized. And as the family member, I thank the Bharatiya Janata Party Telangana also for making this a grand success and the dream come true. और नरसिम्हा राव के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। वो 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस के समर्थन से लोकदल सरकार के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित करने के पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। कुल 23 दिन प्रधानमंत्री और इसके बाद जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो देश के जाने माने जाट किसान नेता के रूप में भी याद किए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है कि किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह ने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्हें सम्मान देना सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि आजकल चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में आने की काफ़ी चर्चाएं हैं और अब उन्होंने साफ इशारा भी किया है। इस बीच जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिल जीत लिया। आरएलडी के चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी के अध्यक्ष ने खुशी जताई है। जयंत चौधरी ने क्या कहा है आप खुद सुने। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। वहीं जयंत चौधरी ने अब एनडीए में शामिल होने पर से भी सस्पेंस हटा दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि अब वो किस मुंह से बीजेपी को मना कर पाएंगे। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया
जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। और दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ साथ हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी आज भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। अपने ट्वीट में PM मोदी ने लिखा है कि खेती और किसान कल्याण में उनका काम स्मरणीय है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की खेती को ट्रांसफॉर्म करने में लीडर की भूमिका निभाई। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जन्मे MS स्वामीनाथन एक उच्च शिक्षा प्राप्त कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किया। भारत में चावल और गेहूं के हाई प्रोडक्टिविटी वाले जैविक इंजीनियरिंग वाले बीजों की शुरुआत उन्हीं के विजन की देन है। उन्होंने लंबे समय तक कृषि से जुड़े कई संस्थानों का कुशल नेतृत्व भी किया। स्वामीनाथन की बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अगर वो जिंदा रहते सम्मान मिला होता तो वो ज़रूर बहुत खुश होते, लेकिन वो ऐसे शख्स नहीं थे जो किसी सम्मान के लिए काम करते थे। सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि ज़मीन पर जिस तरह से बदलाव आया उसे देखकर वो बहुत खुश थे। So naturally I feel very proud and very happy that my father's work has been recognized by the highest civilian honor in India. Bharat Ratna is the highest honor that you can give, and he has been recognized for his lifetime of contributions, of course, to agriculture, but more important to farmers' welfare in the country, and also to the welfare of the poorest in society and the most vulnerable. So it is a matter of pride and satisfaction that his whole life's work has been recognized by the Government of India and by the Prime Minister. और इन अवार्ड्स को दिए जाने के बाद सियासी होड़ भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी और मोदी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के बड़े नेताओं का सम्मान कर रही है। मैंने उसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर PV नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने इसका स्वागत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में यूपीए और एनडीए के 10 साल के कामकाज पर जो रिपोर्ट पेश की थी उस पर संसद में आज बहस के दौरान उन्होंने अपना बयान दिया। एफएम ने कोयले का जिक्र करते हुए कहा कि आपने कोयले को राख बना दिया, बाकी हमने अपनी नीतियों के साथ कोयले को हीरा बना दिया है। ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया, जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। और आज वही हीरा जो कोयला से हमारे तप से, वही हीरा जो हुआ है कोयला से, आज वही हीरा खनिज क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूप में अपनी चमक फैला रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में बीजेपी के श्वेत पत्र पर कहा कि ये श्वेत पत्र नहीं है बल्कि ब्लैक ब्रश है। ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था। भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है और
अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। और अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 167 अंक चढ़कर 71,595 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 65 अंक चढ़कर 21,783 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में रही, वहीं आईटी, इंफ्रा, ऑटो शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। 361 की प्रेसिडेंट अनुज जैन ने कहा कि बाजार में आगे गिरावट दिख सकती है और निफ्टी 21,100 से 20,700 तक फिसल सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप टेक्निकली बात करें तो ये 780 और 850, 21,780 और 850 का लेवल है, ये बहुत क्रूशियल है। तो टेक्निकली बोलते हुए तो आई वुड से दैट इज अ मेजर थिंग। अगर वो टूट गया तो आप डेफिनेटली एक 21,100 जो पिछली बार बॉटम बनाया था वहां तक तो जरूर जा सकते हैं। 20,700, 20,800 तक भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझिए अभी यूएसए में भी S&P 5,000 के आसपास है, उन्होंने 4-5% का करेक्शन दे दिया और आप इस सिचुएशन में हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के जो टेक्निकल्स होंगे उसमें आपको 5-6% का करेक्शन विल बी वेरी नॉमिनल। और बाजार में क्यों हो रही है मुनाफा वसूली, क्यों लुढ़के PSU स्टॉक्स? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। सरकार इस वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग अभी इसके लिए तैयार नहीं है। स्पेक्ट्रम की नीलामी अब जून में हो सकती है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम। कल ही कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी है। सरकार का इरादा था कि इसी मार्च के अंदर स्पेक्ट्रम की नीलामी करा ली जाएगी ताकि इसका जो पैसा है वो इसी वित्तीय वर्ष के अंदर आ जाए। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस फिस्कल वर्ष के अंदर स्पेक्ट्रम की नीलामी करा पाना संभव नहीं है। खासतौर पर दूरसंचार विभाग अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दूरसंचार विभाग की जो एजेंसी ऑक्शन कराती है उसका अभी तक सर्टिफिकेट जो ऑडिट है वो नहीं हुआ। उसको ऑडिट करने के लिए कम से कम 45 दिन का वक्त चाहिए होगा। इतना ही नहीं, जो पूरी नीलामी की प्रोसेस है उसके अंदर 54 दिन का वक्त लगेगा। तो सरकार फिलहाल स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं कराएगी। इसके बाद चुनाव आ जाएंगे। चुनाव आने के बाद जब नई सरकार बन करके आएगी तभी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। यानी कि अब स्पेक्ट्रम की नीलामी जून में होगी, उससे पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियों के जिनके लाइसेंस खत्म हो रहे थे, सरकार ने उनका लाइसेंस ऑलरेडी 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया और आगे भी उसके लाइसेंस को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड करेगी। इस वित्तीय वर्ष में सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं कराएगी। शुक्रिया असीम। और अयोध्या में IHCL ग्रुप 3 नए होटल खोलेगा। ये होटल जिंजर, विमानता और सिलेक्शन ब्रांड के तहत खोले जाएंगे। कंपनी की एग्जीक्यूटिव VP सुमा वेंकटेश ने कहा है कि बढ़ते एयरपोर्ट नेटवर्क के चलते बंगलुरु, गोवा में भी बिग बॉक्स होटल खोले जाएंगे। सुमा वेंकटेश से खास बातचीत की हमारी संवाददाता शिप्रा राणा ने। हमारे साथ है दीपिका राव और सुमा वेंकटेश। सो CNBC आवाज़ पर आप सबका स्वागत है। थैंक यू। 22 जनवरी को जो अयोध्या का जहाँ पे राम मंदिर का हुआ था, तो आई जस्ट वांट टू नो कि अयोध्या में आपके एक्सपेंशंस के प्लान्स क्या हैं? हर किस्म के, हर ब्रांड के होटल की वहाँ ज़रूरत है। अब हमारी कंपनी से IHCL से हमने ऑलरेडी 3 होटलें साइन करी है और एक जिंजर है, एक विवांता है, एक सिलेक्शंस है और शायद जल्दी में हम एक ताज भी अनाउंस करें। और बस एक ही नहीं, मुझे तो लगता है कि अयोध्या में हम 2रा या 3रा जिंजर होटल भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? बिकॉज वी ऑल वांट टू नो। देखिए, कोशिश तो हमारी यही है कि हम जल्द से जल्द इसे खोलें, पर कम से कम 2 साल तो लगते ही है होटल बनाने, अप्रूवल, उसके नक्शे पास कराने और बनाने में। तो 2 साल के अंदर वो बनेगा। पर जो हमारा सिलेक्शन होटल है वो ऑलरेडी
कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, तो हमें यही आशा है कि अगले साल हम उसे जल्द से जल्द खोलें। ये जो बिग बॉक्स का जो आपका अनाउंसमेंट जो आपने किया है वो पूरा क्या है, आप मुझे डिटेल में बताइए कि व्हाट आर योर प्लान्स ऑन दिस एंड ये किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज कर रही हैं और एग्जीक्यूशन हम कब तक देख सकते हैं? ये हमारा पहला सबसे बड़ा बिग बॉक्स है 371 रूम्स का, और इसी तरह हम अभी बेंगलोर एयरपोर्ट में भी एक नया होटल बना रहे हैं जो अभी प्लानिंग स्टेजेस में है। तो जैसे अभी हम तीसरा होटल हमने कल ही साइन किया है मोपा गोवा एयरपोर्ट के यहाँ, वो भी एक 300 से 350 कमरे का बड़ा होटल होगा। तो हम ऐसे हमारी स्ट्रैटेजी में ऐसे कि ये जो बड़े होटल है जो हम बिग बॉक्स कहते हैं, जहाँ पे इन्वेंट्री बड़ी हो 200 से ऊपर हो, ये इस बिग बॉक्स वर्जन का बड़ा डिमांड है इन बिगर सिटीज़। तो ये कितने आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, कितने टाइम लगेगा इसको बनने में? देखिए, हम अभी तो आपको पता है कि इस बजट में भी इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, एयरपोर्ट्स, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स आइदर एक्सपैंड हो रहे हैं या नए बन रहे हैं, तो हमें अभी हर एयरपोर्ट के पास एक बिग बॉक्स जिंजर की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू CNBC आवाज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब रियल डायमंड की जगह लैब ग्रोन डायमंड का चलन बढ़ रहा है। चीन का रुतबा तोड़ने के लिए अब भारत ने भी लैब ग्रोन डायमंड पर फोकस कर दिया है और शुरुआत गुजरात से हुई है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। ब्लू प्लेट में पड़े इन हीरो में से आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन से रियल हैं और कौन से लैब ग्रोन यानी कि लेबोरेटरी में बने डायमंड। पूरी दुनिया में अब लैब ग्रोन डायमंड और डायमंड ज्वेलरी डिमांड में है। 2021 में दुनिया में लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट 21 अरब डॉलर और रियल डायमंड का मार्केट 95 अरब डॉलर का था। अनुमान है कि 2031 तक रियल डायमंड का मार्केट बढ़कर 139 अरब डॉलर का होगा, तो लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट भी 43 अरब डॉलर का हो जाएगा। मतलब रियल डायमंड में 4.4% की ग्रोथ, तो लैब ग्रोन डायमंड की ग्रोथ 7% सालाना। अभी चीन 56% भागीदारी के साथ लैब ग्रोन डायमंड्स में सबसे आगे है। इसके बाद अमेरिका और अफ्रीका बड़े उत्पादक हैं, लेकिन 13% हिस्सेदारी के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब गुजरात सरकार ने डायमंड की स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी बनाने की घोषणा कर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। लैब ग्रोन जो है अभी भी चाइना पर निर्भर रहता है। हमें थोड़ा बहुत मटेरियल अभी भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर वो इंडिया में बन रहा है तो फिर काफ़ी सारा इंडिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बच जाएगा, और यहीं पे अगर इसका उत्पादन हो रहा है तो फिर इधर रोजगारी बढ़ने के भी काफ़ी सारे आसार हैं। भारत के जूलर्स और हीरा कारोबारी दुनिया का रुख पहचान चुके हैं और लैब ग्रोन डायमंड पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कस्टमर ये समझ चुके हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स फिजिकली, केमिकली एंड ऑप्टिकली बिल्कुल सेम है एंड उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कार्बन एज अ ब्रांड हम फोकस करते हैं ब्राइडल ज्वेलरी में। ब्राइडल ज्वेलरी हम एक USP समझते हैं हमारी, जिससे हम अपने आप कॉम्पिटिशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड वी वेरी प्राउड टू से हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में, जिससे हमने डिसाइड किया है वी लॉन्च मोर स्टोर्स इन गुजरात एंड इवेंचुअली पैन इंडिया। लैब वाले हीरों की लोकप्रियता की वजह है कम कीमत। ग्लोबल मार्केट में जहां 2 कैरेट नेचुरल डायमंड की कीमत $14,000 है, वहीं लैब ग्रोन डायमंड की कीमत $1,000 है। सिंथेटिक डायमंड में आगे बढ़कर सिर्फ इस क्षेत्र में रुतबा कायम करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन लाखों नए रोजगार और अरबों का विदेशी राजस्व बचाना भी हमारा लक्ष्य है। केतन जोशी, अहमदाबाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। पूरा राज्य हाई अलर्ट पर है। 8 फरवरी को नगर निगम ने अवैध तरीके से बने मदरसे और मस्जिद ढहाने के बाद हल्द्वानी में हिंसा फैल गई। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में भीड़ ने जमकर पथराव किया, जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसा में 5 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 300 के करीब पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हो गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य के DGP अभिनव कुमार ने कहा कि इस पूरे हमले के पीछे बड़ी साजिश है। वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पे फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे DIG कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे
और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। इधर मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोषालकर की कल रात फेसबुक लाइव पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभिषेक फेसबुक लाइव पर मॉरिस नरोन्हा के साथ बैठकर बात कर रहे थे। उसी समय मॉरिस ने चालू लाइव पर ही अभिषेक पर 4-5 गोलियां दाग दी। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारी। अभिषेक को हॉस्पिटल ले जाया गया मगर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मॉरिस और अभिषेक के बीच काफ़ी समय से मनमुटाव था। जिस बंदूक से गोली चली है वो मॉरिस के गार्ड की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गार्ड को हिरासत में लिया है। शिवसेना नेता की हत्या और हमलावर की खुदकुशी को लेकर 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। गुंडों के साथ चाय पे चर्चा चल रही है सरकार की। देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री है, कहाँ है? अदृश्य है, हाँ, लापता है। चाय पे चर्चा विदर्भ में कर रहे, यहाँ खून हत्या हो रही है, हमारा आदमी मारा गया। हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको बताता, हम चुप नहीं बैठेंगे। जो करना है वो कर लो, हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान चुनाव में इमरान खान के समर्थक उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते हैं। उन्होंने 76 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी PMLN है और तीसरे नंबर पर PPP बिलावल गुट है। नवाज शरीफ की पार्टी को 56 सीटें, PPP को 43 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं। इनमें से 266 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बाकी सीटें रिजर्व हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।